Hi guys, I hope you're all doing fine. Some of the learners they asked me to make a video on comprehensive video on the research methodology section of research design. I have chosen this topic for today's video. And this is not only for the UGC or NET aspirants, but it would also be for the people who are researchers or they are faculty members who are trying to publish their papers, but they have issues in setting up their research design, because research design is something that includes a sampling design, sampling technique, the sample size, the sampling frame. So we'll be just talking about each and every aspect of it. And because research design is so important, because it is actually the roadmap and it is the blueprint of your research. How what will be the journey of your research? So research design is very important. Secondly, I this is my thesis, because thesis में हम लोग बहुत ज्यादा ही फोकस्ड होके हर चीज करते हैं कि चीज हमें माइन्यूट डिटेल्स पता होती हैं. तो मैंने अपनी रिसर्च को, अपनी जो थीसिस है, जो मेरी रिसर्च डिजाइन है, उसको एज अ स्पेसिमेन लिया है, सो दैट यू वुड बी एबल टू बेटर अंडरस्टैंड इट. So let's get on to the basics of research design and what are the types of research design. First of all, you should know that what is actually research design. Research design is the blueprint or the architectural roadmap of your research. And it starts from formulating the research questions till the reporting of the research findings. Now, what is the importance of a research question? That कि आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि आपका टॉपिक क्या है, आपका टाइटल क्या है किसी भी रिसर्च का. बिकॉज अगर आपको पता होगा कि व्हाट यू हैव टू डू, देन 50% ऑफ योर प्रॉब्लम इज रिजॉल्व. अगर आपका क्लियरली डिफाइंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है, रिसर्च क्वेश्चंस हैं, कि आपको किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है, प्राइमरी पे जाना है, सेकेंडरी पे जाना है, क्वालिटेटिव स्टडी पे जाना है, क्वांटिटेटिव स्टडी पे जाना है, किस टाइप की रिसर्च डिजाइन होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे दे रखी है, कंक्लूसिव है, एक्सप्लोरेटरी है, इस टाइप की डिजाइन. उसके बाद जब आप अपनी एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप आपको पता चल जाता है कि हमें इस जगह जाना है, तो उस हिसाब से आप अपने हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं. अब उन हाइपोथेसिस को आपको एनालाइज करना होता है, आपको बताना होता है, बिकॉज दे आर जस्ट कंजेक्चुरल स्टेटमेंट. आपको उनको प्रूव करना होता है कि वेदर द दो टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं हमेशा. एक होता है नल हाइपोथेसिस एंड वन इज द अल्टरनेट हाइपोथेसिस. सो अगर आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो अल्टरनेट प्रिवेल करती है, और अगर नल एक्सेप्ट होती है तो अल्टरनेट प्रिवेल नहीं करती. तो ये बात की बात है. तो हाइपोथेसिस हो गए आपके. उसके बाद आपको अपने उन हाइपोथेसिस को थ्रू डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, या तो आप यूज कर सकते हो SPSS, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी आपको अपने रिसर्च क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही फ्रेम करने होते हैं. अगर आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको कोरिलेशन निकालना है तो SPSS से हो जाएगा, रिग्रेशन है तो SPSS हो जाएगा. अगर आपको मॉडल प्रूव करना है तो एनालिसिस ऑफ मोमेंट स्ट्रक्चर, एमओस यूज करना है. और एक और आया है आपका PLS-SEM है, जिससे स्ट्रक्चर इक्वेशन मॉडलिंग कर सकते हैं आप. ठीक है. उसके बाद अगर आपको मीडिएशन जाना है तो आप प्रोसेस मैक्रो कर सकते हैं. तो ये बहुत सारे तरीके के सॉफ्टवेयर हैं जिससे कि आप अपना हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं. आफ्टर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस आपको रिपोर्ट करना होता है कि व्हाट एक्चुअली आर द रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क. तो ये सब करने के लिए पहले आपको एक रिसर्च डिजाइन चूज करनी पड़ती है. या तो आप कंक्लूसिव रिसर्च चूज कर सकते हो या फिर एक्सप्लोरेटरी. नाउ लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द टू. एक्सप्लोरेटरी जैसे होता है कि न्यूटन वो फिजिक्स के लॉज होते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, और बिल्कुल नया आया होता है. ठीक है. कोई भी रिसर्च में बिल्कुल एक नया आइडिया जनरेट होता है, उसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. अच्छा, दूसरी चीज होती है कंक्लूसिव. कंक्लूसिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जहां पे आपको डिसीजन मेकिंग, या इन ऑर्डर टू गिव द कंक्लूजन्स यू विल बी डूइंग द रिसर्च. ओके. कमिंग टू द कंक्लूसिव रिसर्च, जैसे कि आपको ईटिंग हैबिट्स देखनी है बेस्ड ऑन द एज, कि जो यंगस्टर्स हैं व्हाट दे ईट, एडल्ट्स हैं व्हाट दे ईट, ओल्ड एज पीपल व्हाट दे ईट. सो इन अकॉर्डिंग टू दैट आपको ईटिंग हैबिट्स देखनी है, और उस ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग आपको किसी भी मार्केट में डिसीजन लेना है. जैसे कि अगर आपको एक प्रोडक्ट है कोका कोला,
कोका कोला को आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है, एडल्ट करते हैं, यंगस्टर्स करते हैं, किड्स करते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना मार्केट को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। तो जब आपको डिसीजन मेकिंग के लिए जाना है या आपको कंक्लूजन लेना है किसी भी चीज के लिए, तो वी गो फॉर कंक्लूसिव रिसर्च। और एक्सप्लोरेटरी कब होता है? जब समथिंग न्यू विल कम, बिल्कुल नया टॉपिक आया है, नया चीज आई है मार्केट में, या नया कोई भी रिसर्चर ने कुछ भी, कोई भी एक थ्योरी दे दी है, तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। वो क्यों? क्योंकि वो न्यू आई होती है और उस पर भी कोई भी एम्पेरिकल रिसर्च नहीं होती है। एम्पेरिकल रिसर्च क्या होती है? जब आप अपने इन्फ्लुएंस से इम्पैक्ट देखते हो या उनका एसोसिएशन देखते हो वेरिएबल्स का, उससे हम कहते हैं एम्पेरिकल रिसर्च, जहाँ पे आप डेटा कलेक्ट करते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉजल रिसर्च। कॉजल रिसर्च क्या होती है? इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है। अगर जैसे कि मेरे को एक किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करनी है, तो उस एडवर्टाइजिंग जो भी मैंने करी है, उससे अगर किसी भी कंपनी का प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहा है, तो वो हो जाएगा इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज क्या हुआ? एडवर्टाइजिंग। इफेक्ट क्या हुआ? इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। तो अगर आपको इस तरीके की स्टडी करनी है, तो यू गो फॉर कॉजल रिसर्च। सबसे ज्यादा जो बेसिक सोशल साइंसेज वाले करते हैं, मेरी भी रिसर्च डिजाइन थी, वो थी एक्सप्लोरेटरी, सॉरी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो होती है जहां हम अपने पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। जैसे कि आपने एक बैंकिंग सेक्टर लिया और बैंकिंग सेक्टर के एम्प्लॉयज पे आप काम कर रहे हैं, तो आप अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे अगर आपने उनके जॉब सेटिस्फैक्शन पे काम किया, तो ये हो गई आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी दो तरीके की होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल। माय रिसर्च डिजाइन वाज क्रॉस सेक्शनल। व्हाई? पहली बात तो, जब भी अगर आप एक स्पैन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि मैंने 300 अपने 80 के करीब एम्प्लॉय से डेटा कलेक्ट किया था, ज्यादा किया था, बट 380 बचे आफ्टर एसपीएसएस, आउटलायर्स वगैरह देखने के बाद। आउटलायर्स के बारे में भी आपको बताऊंगी। तो अगर मैंने उसी टाइम डेटा कलेक्ट किया, एनालाइज करके मैंने अपने फाइंडिंग्स प्रेजेंट कर दी, लेकिन तो ये मैंने कौन सी रिसर्च डिजाइन ली? क्रॉस सेक्शनल। अगर आप किसी भी एक पीरियड ऑफ टाइम पे काम करते हो, बस एक बार आपने डेटा कलेक्ट किया और अपनी फाइंडिंग्स को रिपोर्ट कर दिया, तो होता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। अब क्रॉस सेक्शनल रिसर्च की क्या डिसएडवांटेज ये होती है कि आपको हाँ, आपको जैसे कि अगर मैंने आज देखा कि मेरे इतने एम्प्लॉयज का सेटिस्फैक्शन लेवल कम है, क्या पता उनका सेटिस्फैक्शन लेवल 6 मंथ्स के बाद इंक्रीज हो जाए। ओके। सो ये होता है डिसएडवांटेजेस ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। इसलिए जो इस चीज को इग्नोर करना चाहते हैं, दे गो फॉर व्हाट? दे गो फॉर अ लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच। लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच क्या कहता है? ये वाली जो लॉन्गिट्यूडनल डिजाइन है, कि मैंने अपना डेटा कलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल 2022 में मैंने अपना डेटा कलेक्ट किया था, और मैंने ये पाया था कि मेरे एम्प्लॉयज का सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा लो है। अब 2023 में कुछ कंपनीज की पॉलिसी की वजह से उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ गया। तो ये हो गई, आपने दो स्पैन में लिया, 2022 और 2023 में, तो इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल टाइप ऑफ डिजाइन। अब ये वाली डिजाइन ज्यादा सक्सेसफुल रहती है, क्योंकि कभी भी किसी का जो बिहेवियर है एक तरीके का नहीं रहता, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आज अगर इंसान, इवन इट चेंजेस विद इन फ्यू मिनट्स, अगर आज इंसान अभी 1 मिनट में सेटिस्फाइड है विद हिज हर लाइफ, 10 मिनट्स में क्या पता कुछ हो जाए तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड। सो जब आप, यू कैन नॉट ट्रैक व्हाट इज हैपनिंग विद इन मिनट्स, एंड हाउ यू कैन ट्रैक व्हाट इज हैपनिंग इन अ ईयर? सो इसलिए पीपल, रिसर्चर्स, आई जनरली सजेस्ट रिसर्चर्स टू गो फॉर लॉन्गिट्यूडनल टाइप ऑफ डिजाइन, बिकॉज इट एक्चुअली टेल्स यू that what is happening in with the behavior of your respondents. So cross sectional क्या हो गई? within a specified period of time at a given period, और longitudinal कौन सी हो गई? जो आप अपने different span of period में calculate करते हो। ठीक है। सो ये हो गई रिसर्च डिजाइन। अब जैसे आपने एक रिसर्च डिजाइन चूज कर ली, उसके बाद आता है रिसर्च पैराडिम और फिलोसफी। नाउ क्या होता है कि यहाँ पे लिखा है कि हाउ द रिसर्च विल बी कंडक्टेड। या तो आप क्वांटिटेटिव अप्रोच के पास जा सकते हो, या आप जा सकते हो क्वालिटेटिव अप्रोच। दिस डेटा इज, जो भी मैं आपको बता रही हूँ, इट्स वेरी ऑथेंटिक, बिकॉज इट इज गिवन इन माय थीसिस। यू कैन फाइंड माय थीसिस ऑन शोध गंगा। यू कैन, इफ यू वांट, देन यू कैन गेट अ कॉपी ऑफ दिस, बिकॉज ये पूरे नोट्स हैं, पूरा का पूरा चैप्टर रिसर्च मेथोडोलॉजी का पढ़ लोगे तो कभी रिसर्च मेथोडोलॉजी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। सो या तो आप क्वांटिटेटिव डेटा के लिए जा सकते हो, या फिर आप क्वालिटेटिव डेटा के लिए जा सकते हो। ठीक है।
तो इफ यू वांट टू गो फॉर अ क्वालिटेटिव, देन क्वालिटेटिव में और क्वांटिटेटिव में एक डिफरेंस होता है, द डिफरेंस इज ऑफ व्हाट वी कॉल्ड एज अ लिकर्ट स्केल। अगर जैसे मैं बात करती हूँ, ज्यादातर लोग यूज करते हैं 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल। अब लिकर्ट स्केल क्या होता है, आपके बहुत सारे डाउट्स इसमें क्लियर होंगे। लिकर्ट स्केल क्या होता है, जैसे कि अगर मैंने फाइंड आउट किया कि मैं क्या स्टूडेंट्स टीचर की पढ़ाई से सेटिस्फाइड हैं या नहीं, एक स्केल होता है उस पे आपको उसको मिनट एक स्केल होता है उस पे आपको उनको रैंक करना है अपने टीचर्स को। जैसे कि उनका पहला है सेटिस्फाइड विद द टीचिंग मोड। तो सबसे पहला यह होगा स्ट्रांगली डिसअग्री, देन डिसअग्री, स्ट्रांगली बहुत ज्यादा नहीं पसंद आ रही है, या फिर थोड़ी बहुत, या न्यूट्रल हो, या एग्री कर रहे हो, या स्ट्रांगली एग्री कर रहे हो। अब क्या हुआ, कुछ रिसर्चर्स आए, वो ये बोले कि हमें 7 लिकर्ट स्केल, 9 लिकर्ट स्केल, 11 लिकर्ट स्केल ये सब यूज करना चाहिए, क्योंकि डेटा में थोड़ी हेट्रोजिनिटी आती है, थोड़ा वो आता है कि आप बिल्कुल ही वन स्ट्रांगली डिसअग्री से डिसअग्री पे जा रहे हो, तो थोड़ा और भी कुछ वेरिएबल हो यहाँ पे आप लेकर आओ, 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल तक जाओ, ताकि जैसे कि आप मॉडरेटली भी बोलो कि स्ट्रांगली के बाद एक मॉडरेट भी आता है, और यहाँ पे भी अग्री के बाद एक मॉडरेटरी अग्री आएगा। तो ये सब चीजें उन्होंने बोला कि इससे आपको और अच्छा रिजल्ट आता है, और सच में मैंने भी देखा है 5 पॉइंट में जो हमारा अल्फा जो होता है, क्रॉनबेक अल्फा, जो कि हमारा रिलायबिलिटी स्कोर होता है, या हमारा वैलिडिटी होता है, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन वैलिडिटी, वो अच्छी होती है जब हम ज्यादा लिकर्ट पॉइंट स्केल यूज करते हैं। बट पीपल दे जस्ट जनरली गो फॉर इट बिकॉज ठीक है, this is an old practice and it has been going on for a longer period of time, so definitely they can go for 5। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरी जो स्टडी थी इट वाज ऑन 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल, और डेटा मुझे जो मिला बहुत अच्छा मिला। डेटा तो मिला ही, और एनालिसिस भी अच्छा आया था। ठीक है, वो भी शेयर करूंगी, मैं अपनी थीसिस का भी बताऊंगी कैसे किया, क्योंकि रिसर्चर्स भी यूज कर सकते हैं, और मतलब हर किसी के लिए ये बहुत जर्नल टॉपिक है, फैकल्टी मेंबर्स भी कर सकते हैं, प्रोफेसर्स वगैरह। ठीक है, तो अब ये जो लिकर्ट स्केल था, ये था क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव मतलब क्यों, आपने उनको वो दे दिया 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल, और 1 2 3 4 5 उन्होंने रैंकिंग दे दी, या 5 लिकर्ट स्केल लिया आपने तो उन्होंने रैंकिंग दे दी। उस रैंकिंग के बाद आप अपना डेटा एनालाइज कर सकते हो, या तो एसपीएसएस से करो, एमओएस से करो, दैट इज अपॉन यू। लेकिन जब आप बात करते हो इंटरव्यू लेने की, सर्वेज लेने की, तो उसे हम कहते हैं क्वालिटेटिव, जब हमारे पास कोई भी क्वांटिफाइड डेटा नहीं होता है। तो इंटरव्यूज के लिए एक डिजाइन अलग होती है, वहां पे आपको जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उससे आपको वेरिएबल्स निकाल के, मतलब उन वेरिएबल्स को एक्सट्रैक्ट करके अपना स्केल डेवलप करना पड़ता है, और अपनी रिजल्ट्स देने पड़ते हैं। सो ये मतलब चैलेंजिंग इसलिए भी हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं, एंड इंटरव्यूज दे टेक टाइम, एंड इंटरव्यूज को रिकॉर्ड करके प्रॉपर एक चैनल होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो मेरी जो स्टडी थी, इट वाज एन पोस्ट डिडक्टिव एम्पिरिसिस्ट, दैट वाज क्वांटिटेटिव अप्रोच। आई वेंट फॉर 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल। नेक्स्ट इज टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम जो आपका होता है वो ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 2 टाइप की स्टडीज होती हैं, एक तो होती है क्रॉस सेक्शनल, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल। तो जैसे कि अगर आप मेरी डिजाइन जैसे क्रॉस सेक्शनल थी, तो मैंने 2 3 महीने में, 3 4 महीने में अपना डेटा कलेक्ट करके आई वाज फ्री। लेकिन जैसे अगर आपने लॉन्गिट्यूडनल की बात करी, तो लॉन्गिट्यूडनल पे जैसे 6 मंथ्स के गैप में आपने लिया, पहले आपने 6 मंथ्स जनवरी में फॉर एग्जाम्पल डेटा कलेक्ट किया, फिर आपने जुलाई में लिया। ठीक है, या तो आपने 2 टाइम फ्रेम्स लिए, या अब आपने 1 ईयर का गैप लिया, 2023 में डेटा कलेक्ट किया, फिर 2024 में डेटा कलेक्ट किया। तो अच्छा, ये चीज क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जब भी डेटा एनालिसिस कर रहे हो, उससे पहले आपको ये सब चीजें क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका मतलब एक रोड है, पहले जैसे एक स्टेशन आता है, दूसरा स्टेशन, दूसरा विलेज आता है, दूसरा सिटी आता है, इसी तरीके से एक एक चीजें करके मतलब एक अनियन होता है ना, उसकी तरह एक एक चीजें खुलती है कि अब हमने पहले अपना डिजाइन फाइनल किया, जैसे एक डिस्क्रिप्टिव पे गए, फिर क्वांटिटेटिव करना है, क्वेश्चनियर बनाना है, फिर टाइम हॉरिजन, अब डेटा कलेक्शन पे आते हैं।
तो डेटा कलेक्शन में क्या होता है कि जैसे अभी मतलब अभी मैंने आपको बता दिया कि जो डेटा कलेक्शन होता है, अगर आप क्वांटिटेटिव पे जा रहे हो, क्वांटिटेटिव पे जा रहे हो तो लिकर्ट स्केल से आपने कर दिया। अब लिकर्ट स्केल ऐसे थोड़ी ना बनता है। लिकर्ट स्केल के लिए आपको करना पड़ता है, लिकर्ट स्केल के लिए यू हैव टू गो फॉर अ क्वेश्चनेयर। अब क्वेश्चनेयर क्या होता है, लेट मी शो यू अ स्पेसिमेन ऑफ माय क्वेश्चनेयर। मेरा कोई पेपर भी मैं देखती हूँ और मैं उससे आपको बताती हूँ कि क्वेश्चनेयर क्या होता है, और उससे मैं आपको अच्छे से क्लैरिटी प्रोवाइड कर सकती हूँ। जस्ट वेट। ये पेपर मुझे मिला है, ये भी पब्लिश नहीं हुआ है। कल ही इसका मेरे पास प्रूफ्स आए हैं, मतलब फाइनल प्रूफ मुझे यहाँ पे कंप्लीट करके सबमिट करना है, वो मैं आज शाम में करूँगी। तो ये एक पेपर मेरा अभी है, बस कुछ नेक्स्ट वीक में पब्लिश हो जाएगा। तो इसको मैं भी अब एज अ सैम्पल बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्ट्स, ये कंस्ट्रक्ट्स वेरिएबल्स हैं और ये आइटम्स हैं, उसे क्वेश्चनेयर कहते हैं, मतलब क्वेश्चंस हैं क्वेश्चनेयर, ये क्वेश्चनेयर है मेरा। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए थे, सोशल मीडिया रिव्यूज। मेरी जो स्टडी है वो है इम्पैक्ट ऑफ रिव्यूज एंड सोशल, मीडिएटिंग इफेक्ट ऑफ रिव्यूज इन सोशल मीडिया ऑन दी ऑन दी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। ठीक है, तो कि मतलब रिव्यूज और सोशल मीडिया क्या रोल प्ले करते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में और कितना इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया हो गया, रिव्यूज हो गया, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, ये सब क्या है, मेरे फैक्टर्स हैं और ये मेरे क्वेश्चंस हैं। तो अब आप देखो कि ये क्वेश्चनर है, ये अपेंडाइसिस है, टेबल A1, ये अपेंडिक्स 2 है। यहाँ पे मैंने एनालिसिस किया है। ये सारे लोडिंग्स हैं, फैक्टर लोडिंग्स हैं, जो कि EFA एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस के थ्रू किया है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, आगे की वीडियोस में। बहुत बड़ा रिसर्च में बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आता है वीडियो बनाने में। ये हो गए क्वेश्चंस। ठीक है, और कंपोनेंट्स हो गए, और ये जितने भी 23 क्वेश्चंस थे मेरे। ठीक है, और इनको मैंने 7 पॉइंट टाइप लिकर्ट स्केल में किया था। जैसे कि माय ड्रीम एम्प्लॉयर, एक क्वेश्चन बताती हूँ, माय ड्रीम एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स अस ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज। तो अगर आप स्ट्रांगली एग्री करते हो तो आप 5 रेटिंग दोगे, नहीं करते हो स्ट्रांगली एग्री तो 1 दोगे, मॉडरेटली करते हो तो 2 दोगे, ठीक है, न्यूट्रल है आपका तो आप 4 दोगे। तो इस तरीके से आप अपना लिकर्ट स्केल यूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए, बहुत स्पेसिफिक देख रहे हो आप, और बहुत ईजी लैंग्वेज में होना चाहिए, बहुत वैसा नहीं होना चाहिए हर कोई समझ पाए, स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय हो या कोई भी आपका टारगेट सैंपल हो। माई ड्रीम एम्प्लॉयर ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज टू वर्क ऑन फॉरेन प्रोजेक्ट्स। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चनर, ये क्वेश्चनर का एक स्पेसिमेन है जो मैंने आपको दिखाया है। और ये देखो आगे एनालिसिस है, मीन है, ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये फैक्टर लोडिंग्स है जो EFA के थ्रू निकाली है मैंने। ठीक है, और ये मेरा अपेंडाइसिस है, ये एनालिसिस है, ये देखिए ये जो इटैलिसाइज्ड में है ये क्रॉनबेक अल्फा है, ये कोरिलेशन है, ये एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड है जो कि कन्वर्जन वैलिडिटी के लिए यूज होता है, ये रिलायबिलिटी है, बहुत सारी चीजें। अच्छा, अगर ये है कि अगर एनालिसिस में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपका हेल्प भी कर दूंगी एनालिसिस में। अब देखो यहाँ प्रोसेस मैक्रो मैंने यूज किया है मीडिएशन के लिए, जिसका एनालिसिस देखिए आप, यहाँ पे टी वैल्यू है और ये जगह जो ये स्टार बने हैं, ये सिग्निफिकेंस लेवल एट 1% लिया है मैंने, 5% भी लेते हैं लोग, 95% कॉन्फिडेंस लेवल लेते हैं, मैंने 99% कॉन्फिडेंस लेवल लिया है। ये LLCI है, ये मीडिएशन है, ये अलग बात है, अगर आप चाहते हो कि मैं मीडिएशन भी सिखाऊं वो भी सिखा दूंगी। तो अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैं अभी वापस से अपनी थीसिस पे आती हूँ। तो अभी जो क्वेश्चनेयर के बाद आपको पता चल गया होगा कि आप डेटा कलेक्शन 2 तरीके से कर सकते हो। या तो आप प्राइमरी डेटा के थ्रू करो, आपके 2 मोड होते हैं डेटा कलेक्शन करने के। ईदर यू कैन गो फॉर दी ईदर यू कैन गो फॉर द प्राइमरी मोड, प्राइमरी डेटा जैसे क्वेश्चनेयर वगैरह, इंटरव्यूज लेना, सर्वेज लेना, ऑब्जर्वेशन करना। और सेकेंडरी जो कि ऑलरेडी आपको डेटा दे रखा है, जो कि आपका होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ROL। ठीक है, तो 2 तरीके से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। प्राइमरी में आप जा सकते हो, आपका जो पैराडाइम होता है क्वालिटेटिव जा सकते हो, या क्वांटिटेटिव जा सकते हो। ठीक है, इन दोनों में आप कर सकते हो। और अभी मैंने आपको जो क्वांटिटेटिव में बताया उसका स्पेसिमेन क्वेश्चनेयर के थ्रू कर सकते हो लिकर्ट स्केल से।
और अगर आप क्वालिटेटिव पे जाना चाहते हो तो आप इंटरव्यूज के थ्रू अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अब जिसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे रिसर्च डिजाइन की, सैम्पलिंग डिजाइन, वो विल बी कमिंग इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. So I hope you liked it. It was comprehensive. I wanted to give my time towards this. So hopefully I will be getting more questions and more queries, and then I'll be able to make more videos on that. Bye.